प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से बच्चे ने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के कथक की दुनिया में इतिहास रच दिया? कैसे कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी वह बच्चा भारत के सबसे महान नर्तकों में गिना जाता है? आज हम जानेंगे कथक सम्राट बिरजू महाराज जी के जीवन के संघर्ष, साधना और सफलता की प्रेरणादायक कहानी का प्रश्न अभ्यास। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक मल्हार के पाठ 8 बिरजू जी महाराज जी से साक्षात्कार का जो संपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके नोट्स बनाने के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ठीक है, इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी में पहला बिंदु है पाठ से। आइए अब हम बिरजू महाराज जी से पूछे गए प्रश्नों और उनसे मिले उत्तरों को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। तो पेंसिल लेकर के बैठिए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। हमने यहाँ एक एक उत्तर चुना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा संभावना कहां पर है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज जी ने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया होगा? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं। पहला है, वे गुरु के प्रति शिष्य के निष्ठा भाव को परखना चाहते थे। बिल्कुल, इसके सामने भी आप स्टार बना सकते हैं। दूसरा विकल्प है, वे नृत्य शिक्षण के लिए एक नई इस परंपरा को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। ऐसा नहीं है, वे नृत्य के प्रति शिष्य के लगन एवं समर्पण के भाव को जांचना चाहते थे। बिल्कुल, पहला और तीसरा 2 विकल्पों के सामने आप जो है स्टार बना सकते हैं। और चौथा विकल्प मुझे ठीक नजर नहीं आता। दूसरा प्रश्न है, जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, बिरजू महाराज जी के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए? तो इसमें भी मुझे 2 विकल्प सही नजर आते हैं। पहला देखिए, पहला विकल्प है यहाँ पर पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल ये विकल्प ठीक है, तो इसके सामने आप स्टार बना सकते हैं। दूसरा है, कोई भी संस्था नृत्य प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित नहीं करती थी। ऐसा नहीं है। ठीक है जी। तीसरा विकल्प, किसी समय विशेष में घर में सुख समृद्धि थी। बिल्कुल थी, तो इसके सामने भी आप स्टार बना सकते हैं। ओके, चौथा विकल्प भी मुझे ठीक से जो है अच्छा नहीं लगता, मत तो ठीक नहीं लगता, तो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, बिरजू महाराज जी के अनुसार बच्चों को लय के साथ खेलने की अनुशंसा क्यों की जानी चाहिए? तो बता देते हैं, यहाँ पर भी 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प हमको ठीक नजर आ रहे हैं? पहला है, संगीत, नृत्य, नाटक और सभी कलाएं बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास नहीं करती। ऐसा नहीं है। ठीक है जी। दूसरा विकल्प है, कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये ठीक ऑप्शन है, इसके सामने आप स्टार बना सकते हैं। अगला है, कला भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन है, इसके सामने भी आप स्टार बना सकते हैं। चौथा विकल्प है, वर्तमान समय में कला भी एक सफल माध्यम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, ख देखते हैं। आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने इन्हीं उत्तरों को क्यों चुना। मतलब ये जो आपने ऑप्शन चुने हैं इनके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, तो हम बता देते हैं पहला प्रश्न के संदर्भ में। देखिए, बिरजू जी महाराज जी का मानना था कि गंडा बांधना केवल एक परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि गुरु शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ते की शुरुआत है। उन्होंने यह परंपरा तभी निभाई जब उन्हें शिष्य में सच्ची लगन और समर्पण दिखाई देती थी। इससे स्पष्ट होता है कि वे भेंट या दिखावे में अधिक निष्ठा नहीं रखते थे, उसको ज्यादा महत्व नहीं देते थे। दूसरा प्रश्न का कारण क्या हो सकता है भाई? देखिए, पाठ में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि बिरजू महाराज जी के पिता अच्छन जी महाराज जी के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी। हालांकि एक समय ऐसा भी था जो घर में सुख समृद्धि थी, तो उन्हें कम उम्र में ही जो है नृत्य प्रस्तुतियां करनी पड़ी। इससे यह सिद्ध होता है कि उनके जीवन में काफी आर्थिक कठिनाइयां आई और काफी उतार चढ़ाव उनके जीवन में रहे। तीसरा प्रश्न है, बिरजू महाराज जी ने कहा कि नृत्य और संगीत जैसे जो कलात्मक खेल हैं वो बच्चों में संतुलन, अनुशासन और समय के सदुपयोग की भावना को जन्म देते हैं। इसलिए कला के माध्यम से बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। उन्होंने इसे भी एक अवसर की तरह ही माना है और इसे एक प्रकार का खेल ही माना है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है जी। मिलकर करे मिलान। ठीक है जी, तो कर देते हैं मिलकर करे मिलान। पहला क्या है भाई?
पहला है कर्नाटक शैली। तो कर्नाटक शैली को किससे मिलाएंगे प्यारे बच्चों? तो कर्नाटक शैली को नंबर 2 से मिला देंगे आप, ठीक है जी। नंबर 2 में क्या है? भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में प्रचलित है। इसमें स्वर शैली की प्रधानता होती है। जल तरंगम, वीणा, मृदंग, मंडोलिन वाद्य यंत्रों की इसमें संगत दी जाती है, ठीक है जी। नंबर 2 क्या है? घराना। अब घराने को आप किससे मिलाएंगे भाई? नंबर 2 घराना किसे कहते हैं? मैंने आपको पाठ पढ़ाया, जब भी बताता हूं तो इसको नंबर 4 से मिला दीजिए। किसको मिला दीजिए? नंबर 4 से। तो हिंदुस्तानी संगीत में कलाकारों का एक समुदाय या कुटुंब या परिवार होता है जो संगीत या नृत्य की विशिष्ट शैली को साझा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। संगीत या नृत्य की परंपरा जिसमें सिद्धांत और शैली पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशिक्षण के द्वारा आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है जी। तो इसको नंबर 4 से मिला देंगे। नंबर 3 क्या है भाई? शास्त्रीय संगीत। नंबर तीसरा जो शब्द है वो क्या है? शास्त्रीय संगीत। इसको नंबर 1 से मिला देंगे भाई, ठीक है। नंबर 1 में क्या है? तो भारत की प्राचीन गायन वादन और संगीत, गीत, नृत्य, अभिनय की जो परंपरा है वो उसका एक अभिन्न अंग है, ठीक है। इसमें शब्दों की अपेक्षा सुरों का बहुत अधिक महत्व होता है और इसमें नियमों की प्रधानता होती है, ठीक है जी। इसे शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। नंबर 4 है हिंदुस्तानी संगीत शैली। तो हिंदुस्तानी संगीत शैली, इसको नंबर 6 से मिला दीजिए। नंबर 6 में क्या है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में प्रचलित है। तबला, सारंगी, सितार, संतूर आदि जो वाद्य यंत्रों हैं उनसे संगत दी जाती है और इसमें जो है रागों की प्रमुखता होती है और उसमें प्रमुख रागों की संख्या 6 होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 4 को 6 से मिला देंगे। नंबर 5 पर क्या है भाई? नंबर 5 पर है भाई कन छेदन। क्या है जी? कन छेदन। इसको नंबर 3 से मिला देंगे भाई, ठीक है। नंबर 3 में क्या है कि हिंदू धर्म के 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है जिसको कर्ण छेदन संस्कार भी कहते हैं। यह तो ये कान को बींधना होता है, कान में छेद करना होता है। तो कान में सोने या चांदी का तार पहनाने से संबंधित जो है ये संस्कार होता है। नंबर 6 है भाई लोक नृत्य। लोक नृत्य, इसको नंबर 5 से मिला देंगे। तो लोक नृत्य क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में लोक द्वारा, लोक माने लोकल यानी कि स्थानीय लोगों के द्वारा किए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य होता है। लोक नृत्य क्षेत्र विशेष की संस्कृति और वहां के जो रीति रिवाज है उनको दर्शाते हैं। ये विशेष रूप से फसल की कटाई, उत्सवों आदि के अवसर पर किए जाते हैं, ठीक है जी। इस प्रकार से आप इसको मिला सकते हैं। तीसरा बिंदु है बच्चों इसमें शीर्षक। तो शीर्षक को देख लेते हैं। पाठ का जो शीर्षक है, पाठ का शीर्षक है आपने पढ़ाई है बिरजू महाराज जी से साक्षात्कार। तो इस पाठ का शीर्षक है बिरजू महाराज से साक्षात्कार। यदि आप इस साक्षात्कार को कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं तो आप क्या नाम देंगे और आप यह नाम क्यों देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर मेरे अनुसार यह हो सकता है कि यदि मुझे कोई शीर्षक देना होता तो मैं यह शीर्षक चुनता कि कथक सम्राट बिरजू महाराज जी से बातचीत, ठीक है। मैंने ये शीर्षक क्यों चुना? मैंने ये शीर्षक इसलिए चुना क्योंकि यह साक्षात्कार केवल बिरजू महाराज जी से बातचीत नहीं है बल्कि उनके जीवन की पूरी यात्रा, उनके संघर्ष, उनकी कला के प्रति समर्पण और उनके विचारों की एक सजीव झलक यहां पर देता है। और इस शीर्षक में कथक सम्राट बिरजू जी महाराज, जो कथक सम्राट जो शब्द है उनके नृत्य क्षेत्र में एक महान योगदान को दर्शाता है, ठीक है। और उनसे बातचीत उनकी पूरी कहानी को बताती है, ठीक है। इस प्रकार से आप कोई अपनी तरफ से भी इसमें कोई जो है शीर्षक ऐड कर सकते हैं। अगला बिंदु है इसमें पंक्तियों पर चर्चा। तो ठीक है जी, पंक्तियों पर चर्चा कर लेते हैं। साक्षात्कार में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? ठीक है, अपने विचार लिखिए। तो बता देते हैं, देखिए तुम नौकरी में बंट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। ये पंक्ति हमने पाठ से ही ली है, तो इसका क्या अर्थ हमारी समझ में आया? तो बता देते। इस वाक्य का अर्थ यह है कि जब इंसान दो कामों में बंट जाता है तो वह किसी एक काम में पूरी तरह से मन नहीं लगा पाता, ठीक है। अगर कोई कलाकार है और वो नौकरी में लग जाए तो उसके अंदर का कलाकार अपनी पूरी क्षमता से निखर नहीं पाएगा। और यह बात चाचा ने बिरजू महाराज जी से कही थी ताकि वे नृत्य को अपना पूरा समय दें और उसमें आगे बढ़ें, ठीक है जी। अगली पंक्ति इसमें ली गई है, ले हम नर्तकों के लिए देवता है।
इससे आप क्या समझे भाई? देखिए, इस पंक्ति का मतलब है कि लय, लय का मतलब होता है ताल और समय का क्रम, एक सीरियल निश्चित, ठीक है। तो नर्तकों के लिए बहुत ही पवित्र और पूजनीय चीज होती है यह, क्या? लय। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही नर्तक लय को मानते हैं, क्योंकि नृत्य की सुंदरता और सफलता लय पर निर्भर करती है, ठीक है जी। तीसरी पंक्ति क्या है इसमें? तीसरी पंक्ति है नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। बिल्कुल ठीक बात है। इससे आप क्या समझे भाई? इससे हम ये समझे, इसका यह अर्थ है कि नृत्य केवल हाथ पांव हिलाने का नाम नहीं है, ठीक है। इसमें शरीर को साधना पड़ता है, मन को एकाग्र करना होता है और बहुत अभ्यास करना पड़ता है। यह पूरी तरह से एक तपस्या है, यह पूरी तरह से एक साधना है, जिसमें मेहनत, अनुशासन और समर्पण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है जी। अगली पंक्ति क्या है? अगली पंक्ति है कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लो के समान। तो इसका क्या अर्थ हमारी समझ में आया? देखिए, यह वाक्य कथक की कोमलता और सुंदरता को दर्शाता है। चिराग की लो बहुत धीरे धीरे हिलती है, आपने खुद भी देखी होगी। ठीक वैसे ही कथक में गर्दन की हरकतें बहुत सौम्य और नियंत्रित होती हैं। इससे नृत्य में नजाकत और भावनाएं सुंदर रूप से प्रकट होती हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु क्या है? सोच विचार के लिए। क्या है जी? सोच विचार के लिए। इसमें पहला प्रश्न क्या है? साक्षात्कार को एक बार पुनः पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो प्रश्न है इनके उत्तर आपको अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में भी लिखने होंगे। तो पहला प्रश्न है भाई, देख लेते हैं कौन सा है। बिरजू महाराज नृत्य का औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले ही कथक कैसे सीख गए थे? इसका उत्तर आपको देना है। तो देखिए, बिरजू महाराज जी के घर में कथक का माहौल था, कथक का वातावरण था। उनके पिताजी, उनके चाचा जी सभी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। वे बचपन से ही उन्हें नाचते हुए देखते थे और उसी को देख करके उन्होंने बिना औपचारिक प्रशिक्षण के ही कथक सीख लिया था। इसलिए बहुत ही छोटी उम्र में ही नवाब के दरबार में वे नाचने लगे थे, ठीक है जी। दूसरा प्रश्न है, नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना क्यों अनिवार्य है? तो इसका क्या उत्तर दे सकते हैं? नृत्य में लय, ताल और भावों की जरूरत होती है, जो संगीत से जुड़ी होती है। अगर नर्तक को संगीत और लय की समझ नहीं होगी तो उसका नृत्य असंतुलित हो जाएगा और बिना भावना के हो जाएगा। लय नृत्य को सुंदरता प्रदान करती है और संतुलन प्रदान करती है। इसलिए संगीत की समझ एक नर्तक के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है जी। क्योंकि नृत्य करना तो उसको संगीत पर ही है ना। संगीत की ही समझ नहीं होगी तो नृत्य वो कैसे कर पाएगा, ठीक है जी। तीसरा प्रश्न है जी, नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज जी को किन किन कार्यों में रुचि थी? तो ठीक है, बता देते हैं। देखिए, बिरजू जी महाराज जी को मशीनें खोलने और ठीक करने में बहुत अधिक रुचि थी। वे हमेशा अपने साथ औजार रखते थे और फ्रीज, पंखा आदि अपने घर के खुद ही ठीक कर लेते थे। इसके अलावा उन्हें चित्रकला का भी शौक था। वे रात को पेंटिंग बनाते थे और 2 साल के अंदर उन्होंने लगभग 70 से भी अधिक चित्र बना दिए थे, ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। चौथा प्रश्न है, बिरजू महाराज जी ने बच्चों की शिक्षा और रुचियों के बारे में अभिभावकों से क्या कहा है? अभिभावक माने पेरेंट्स या गार्जियंस को क्या उन्होंने शिक्षा दी है? तो बता देते हैं। देखिए, बिरजू जी महाराज जी ने कहा कि अगर बच्चों की गाना, बजाना और नाचने में रुचि हो तो माता पिता को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। यह भी एक खेल की तरह है जिसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इससे बच्चों में संतुलन और समय का सही उपयोग और बौद्धिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि हुनर एक ऐसा खजाना है जिसे कोई भी व्यक्ति से नहीं छीन सकता, ठीक है जी। दूसरा पार्ट इसमें क्या है बच्चों? दूसरा पार्ट है कि पाठ में से उन प्रसंगों को पहचान कर उन पर चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है। क्या प्रश्न इसमें दे रखा है कि बिरजू महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी मतलब बहु माने बहुत सारे, ठीक है जी। और मुखी मुखी इसका मतलब ये नहीं कि बिरजू जी महाराज जी के बहुत सारे मुख थे रावण की तरह, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। बहुमुखी का मतलब है कि अनेकों प्रकार की प्रतिभाओं के वो धनी थे। तो ठीक है, इसका हम उत्तर किस प्रकार से देंगे? देखिए, पाठ में कई स्थानों पर यह साफ दिखाई देता है कि बिरजू जी महाराज सिर्फ एक अच्छे नर्तक ही नहीं थे बल्कि बहुत से क्षेत्रों में वो माहिर थे।
उन्हें कथक के साथ साथ गायन, तबला, हारमोनियम बजाने का भी ज्ञान था। उन्होंने नृत्य और नाटिकाओं के लिए संगीत तैयार किए। इसके अलावा उन्हें मशीनों की जानकारी थी। वे पंखा, फ्रीज आदि चीजें खुद ही ठीक कर लेते थे। उन्हें चित्रकला का भी शौक था और उन्होंने 2 वर्षों में लगभग 70 से अधिक चित्र बना दिए थे। ठीक है, ये सब दर्शाता है कि वे बहुमुखी प्रतिभा के एक धनी व्यक्ति थे। ठीक है, ख प्रश्न क्या है भाई? ख प्रश्न है, बिरजू महाराज जी की नृत्य की ऊंचाइयों तक पहुंचने में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल रहा। देखिए, पाठ में बताया गया है कि जब उनके पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाइयां आई, तब उनकी मां ने बहुत संघर्ष किया। कभी कर्ज लिया, तो कभी जरी की साड़ियां जला करके उनका सोना चांदी जो के तार थे वो निकाल करके घर को चलाया। मां ने उन्हें हमेशा ये सिखाया कि भले ही खाने को कुछ भी न मिले, लेकिन अभ्यास जरूर करना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने बिरजू महाराज जी के 2 कार्यक्रमों से मिले पैसों को भेंट स्वरूप उनके पिता को देकर के उनका गंडा बंधवाया। उनकी मां ने हमेशा उन्हें नृत्य के लिए प्रेरित किया और उनका मनोबल बढ़ाया। ठीक है जी। तीसरा प्रश्न क्या है भाई? तीसरा प्रश्न है, बिरजू महाराज महिलाओं के लिए समानता के पक्षधर थे। इसका क्या उत्तर हम लिख सकते हैं? बिरजू महाराज जी ने कहा कि उनके समय में उनकी बहनों को कथक नहीं सिखाया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को जरूर सिखाया। उनका मानना था कि लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई हुनर जरूर आना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है जी। वे कहते हैं कि हुनर एक ऐसा खजाना है जिसे व्यक्ति से कोई भी नहीं छीन सकता। इससे स्पष्ट होता है कि वे महिलाओं के अधिकार और समानता के समर्थक थे। अगला इसमें इस कड़ी में अगला बिंदु क्या है भाई? अगला बिंदु है शब्दों की बात। अब थोड़ा सा व्याकरण का जो पोर्शन है, व्याकरण का जो भाग है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। शब्दों की बात, तो इसमें ख प्रश्न क्या है? पाठ में आए हुए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। ठीक है, पढ़ लेते हैं। आजीविका, सीमित, प्रशिक्षण, सुंदरता, आधुनिक, पारंपरिक, भारतीय, सामूहिक, शास्त्रीय। ये कुछ शब्द हैं जो पाठ में से ही लिए गए हैं। आपने इन शब्दों पर ध्यान दिया होगा। बिल्कुल दिया। इनके क्या ध्यान दिया कि मूल शब्द के आगे या पीछे कोई ना कोई शब्दांश जोड़ करके नया शब्द बनाया गया है। ठीक है जी। इससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि यहां पर एक उदाहरण के तौर पर दर्शाया गया है, अदृश्य। तो अदृश्य शब्द का यदि संधि विच्छेद करने तो अ प्लस दृश्य। ठीक है, तो अ प्लस दृश्य 2 शब्द हो गए, मूल शब्द हो गए यहां पर दृश्य, और अ यहां पर क्या हो गया? उपसर्ग। ऐसे ही आवरण, आ प्लस वर्ण, प्रशिक्षण, प्र प्लस शिक्षण। ठीक है जी। तो आ और प्र यहां पर क्या है? उपसर्ग हैं। आगे चलते हैं। शब्द के पीछे जुड़ने वाले, तो ये हो गए शब्द के आगे जुड़ने वाले। शब्द के आगे जुड़ने वालों को क्या कहते हैं भाई? उपसर्ग कहते हैं। और शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसके अर्थ में एक नवीनता ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, एक विशेष प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका उदाहरण। सीमित, सीमा प्लस इत। ठीक है जी। तो इत यहां पर क्या लग गया? प्रत्यय लग गया। सुंदरता, तो सुंदर प्लस ता, तो ता यहां पर क्या लग गया? प्रत्यय लग गया। भारतीय, यहां पर क्या है? प्रत्यय है। सामूहिक, सामूहिक, समूह प्लस इक, क्या है यहां पर? प्रत्यय है। ठीक है, तो यहां पर इत, ता, ईय और इक क्या है? प्रत्यय है। अब इतना आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 प्रकार के शब्द नीचे पर दे रखे हैं। नीचे देखिए क्या है। नीचे 2 तबले हैं। एक में कुछ शब्दांश यानी उपसर्ग और प्रत्यय हैं। दूसरे तबले में क्या है? मूल शब्द हैं। यहां पर एक चित्र दे रखा है, तबले का चित्र है। एक तबले में क्या है भाई? उपसर्ग हैं और दूसरे में प्रत्यय हैं। चलो ठीक है, इसका उत्तर हम दे देते हैं, बना देते हैं इनसे शब्द। मूल शब्द उपसर्ग जमा मूल शब्द बराबर नया शब्द बन जाएगा। ठीक है जी। तो उपसर्ग वाले पहले शब्दों को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आ प्लस गमन, आगमन। आ प्लस साधारण, तो क्या? अ प्लस साधारण, असाधारण। आ प्लस कर्म, अकर्म। सु प्लस नाम, सुनाम।
ठीक है जी। मूल शब्द प्लस प्रत्यय, अब प्रत्यय लगा करके नए शब्द बनाते हैं। राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, खंडन प्लस इत खंडित, ठीक है। श्रम प्लस इक श्रमिक, मर्म प्लस इक मार्मिक, संस्कृति प्लस इक सांस्कृतिक। इस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्ययों के द्वारा। तो ठीक है जी, आगे चलते हैं, गए भाग इसका देख लेते हैं। इस पाठ में से उपसर्ग व प्रत्यय की सहायता से बने हुए कुछ और शब्द छांटिए और उनसे वाक्य बनाइए। ठीक है, तो बना देते हैं भाई। जैसे देखिए यहां पर उन्होंने बना करके दिखाया, अ प्लस दृश्य अदृश्य। तो एक वाक्य बनाना है इस अदृश्य शब्द का प्रयोग करते हुए। हवा अदृश्य होती है, ठीक है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा शब्द देख ले, प्र प्लस शिक्षण प्रशिक्षण। वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नर्तकों को मंच पर प्रस्तुति देने से पहले प्रशिक्षण लेना होता है। प्र प्लस चलन प्रचलन, आजकल मोबाइल फोन का बहुत अधिक प्रचलन हो गया है। सद प्लस उपयोग सदुपयोग, समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल होता है। ठीक है जी। अनु प्लस शासन अनुशासन, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना जरूरी होता है। ठीक है जी। अब देते हैं किसके उदाहरण? ये थे उपसर्ग के उदाहरण। अब देते हैं प्रत्यय के उदाहरण। तो सुंदर प्लसता सुंदरता, भाववाचक संज्ञा बन गई। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? फूलों की सुंदरता सबका मन मोह लेती है। समूह प्लस इक सामूहिक, गांव के लोग सामूहिक रूप से त्योहार मनाते हैं। शास्त्र प्लस ईय शास्त्रीय, बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। अर्थ प्लस इक आर्थिक, पिता के देहांत के बाद परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ठीक है जी। उप प्लस इक उपचार प्लस इक औपचारिक। तो वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? कथक का औपचारिक प्रशिक्षण बिरजू महाराज ने अपने पिता से लिया। तो इस प्रकार से हम इनको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। शब्दों का प्रभाव, तो देख लेते हैं शब्दों का कैसे प्रभाव पड़ता है। पाठ में आए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं। कुछ कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथिक में इतना मग्न हो गए। अब इतना को अंडरलाइन किया गया है, इसका प्रभाव देखिए अब आप। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द है इतना। हटा करके वाक्य को पढ़िए और पहचानिए कि क्या परिवर्तन आया। ठीक है, तो पढ़ देते हैं। पाठ में आए गए, पाठ में जो आए हुए वाक्य हैं उनमें से ऐसे ही कुछ और भी शब्द ढूंढकर उन्हें आपको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है, जिनके प्रयोग से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न हुआ हो। जिन वाक्यों से विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है उनको मैंने पहले भी बताया था आपको कि उन्हें निपात कहते हैं। ठीक है जी, देख लेते हैं, नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा। ही शब्द जोर दे करके बताता है कि बिना भेंट के गुरु कुछ नहीं करने वाले, तो ही यहां पर निपात है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। खाने को भले ही, फिर से ही आ गया, चना मिले या कुछ भी फिर से निपात आ गया, न मिले पर अभ्यास जरूर करना। जरूर, अब जरूर फिर से यहाँ निपात के रूप में प्रयोग हो गया। इस वाक्य में 3 निपात प्रयोग हो गए। ठीक है जी, अगला और देख लेते हैं। नींद में भी हाथ चलता रहता है। नींद में भी, तो भी यहां पर क्या है? वो समर्पित होने के भाव को दर्शाता है, यानी सोते समय भी अभ्यास होता रहता है। तो भी यहां पर क्या है? निपात है। आगे चलते हैं जी, पाठ से आगे। ठीक है, पाठ से आगे देख लेते हैं। पाठ से आगे हमने क्या सीखा भाई? पाठ तो हमने पढ़ ही लिया। कला का संसार, तो कला के संसार में क्या है? बिरजू महाराज कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, हाँ, उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। इस कथन को ध्यान में रखते हुए लिखिए कि कथक की प्रस्तुतियों में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। तो बता देते हैं, वैसे तो हमने पाठ जब एक्सप्लेन किया था तो समझाया था। बिरजू महाराज ने कहा कि उन्होंने कथक की पुरानी परंपराओं को जो का त्यों बनाए रखा है, लेकिन उसके प्रस्तुतिकरण में, यानी कि उसके प्रेजेंटेशन में, उसके दिखाने के ढंग में कुछ बदलाव हमने जरूर किए हैं। पहले कथक केवल मंदिरों में या दरबारों में किया जाता था और उसमें बहुत लंबी लंबी कथाएं विस्तार से दिखाई जाती थी। अब कथक के जो लिए मंच हैं, स्टेज हैं और दर्शकों का रूप बदल गया। अब दर्शकों के पास उतना समय नहीं है। ठीक है जी, जो इस प्रकार से है
कथक की प्रस्तुति अब मंच पर होती है, पहले जमीन पर बैठ करके देखा जाता था। अब दूसरा इसमें क्या आया कि अब कथक में भाव भंगिमाएं और चेहरे के हाव भाव को ज्यादा सुंदर और साफ दिखाया जाता है। नेक्स्ट, पुराने कवियों के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर और त्यागराज जैसे जो आधुनिक कवियों की रचनाएं हैं उनको भी अब कथक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, पहले कथक एकदम पारंपरिक होता था, अब उसमें थोड़ी आधुनिकता और थोड़ी क्रिएटिविटी यानी कि थोड़ी रचनात्मकता उसमें जुड़ गई है। नेक्स्ट, अब कथक को नाटक और संगीत के साथ मिलाकर भी प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वह और भी अधिक इंटरेस्टिंग और भी अधिक रोचक बन गया है। खैर, प्रश्न क्या है भाई इसका? लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है, बताइए। तो ठीक है जी, बता देते हैं लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों ही भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर हैं, वो हम बता देते हैं। यहां पर एक तालिका के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है, आप भी देख लीजिए। तो सबसे पहले हम एक साइड में विषय लिख लेंगे, फिर दूसरी तरफ लोक नृत्य और फिर शास्त्रीय नृत्य। ठीक है जी, तो विषय पहला क्या है? उद्देश्य। तो लोक नृत्य का क्या उद्देश्य है? लोक नृत्य मनोरंजन और खुशी के लिए किया जाता है, और शास्त्रीय नृत्य कला, साधना और भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है। लोक नृत्य का स्थान, तो लोक नृत्य का स्थान जो है त्योहार, मेलों, गांव के खुले स्थानों पर किया जाता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य मंच या किसी खास जगह जैसे मंदिर के सभागार आदि में किया जाता है। ठीक है जी। लोक नृत्य का प्रशिक्षण, तो इसे लोग जो हैं अपने आप ही सीख लेते हैं, इसके लिए कोई खास प्रशिक्षण जरूरी नहीं होता। जबकि जो शास्त्रीय नृत्य है इसे गुरु परंपरा से सीखना होता है और इसके लिए एक औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, जो लोक नृत्य है वो सरल और सामूहिक होता है, उसको समूह में किया जाता है, जबकि जो शास्त्रीय नृत्य है वो एकल होता है, उसका प्रदर्शन एकल होता है और वो बहुत ही कठिन होता है, वो एक किस खास प्रकार की ट्रेनिंग के बाद ही आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला है उदाहरण अगर आप देना चाहें इसके, तो लोक नृत्य के कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे गरबा है, गिद्दा है, भांगड़ा है, कालबेलिया है, वगैरह वगैरह। और शास्त्रीय नृत्य के उदाहरण है जैसे कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हमने पाठ के अंदर पढ़ा था, बेरगिया नाला जुलम जोर, नो कथिक नचावे तीन चोर, जब तबला बोले धिन धिन, तब एक एक पर तीन तीन। इस पाठ में हरिया गांव में गाए जाने वाले जो ये पद है इसका उल्लेख आया है। हरिया गांव इनका पैतृक गांव था, बिरजू जी महाराज जी का हमने पाठ में पढ़ा था। तो आप अपने क्षेत्र में गाए जाने वाले किसी लोक गीत को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी माँ, अपनी दादी वगैरह से कोई लोकगीत आप लिख करके ले जा सकते हैं, जो भी आपका लोकगीत है, और उसको आप अपनी क्लास में, अपने ग्रुप में या अपनी स्कूल की असेंबली में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक गीत प्रस्तुत करने की कोशिश की है, अगर आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। अगला है भाई साक्षात्कार की रचना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी राइटिंग स्किल के तहत भी पूछा जाता है। प्रस्तुत पाठ की जो विधा है, विधा का मतलब होता है उसकी रचना का जो तरीका है वो क्या है, तो वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। ठीक है। तो सामान्य रूप से इसे बातचीत या भेंट वार्ता का पर्याय मान लिया जाता है, जिसको संवाद भी कहते हैं। संवाद लेखन भी इसी का एक रूप होता है। लेकिन एक भेंट वार्ता में जब हम किसी से मिलते हैं और उससे वार्ता करते हैं, भेंट माने मिलना और वार्ता माने मिल करके बातचीत करना, इस संदर्भ से भिन्न होता है कि इसका एक निश्चित उद्देश्य और एक ढांचा होता है, एक खास स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। किसका? साक्षात्कार का। ये साक्षात्कार, इंटरव्यू जिसको कहते हैं, नौकरी में भी जब आप नौकरी के लिए जाते हैं तो वहां पर भी एक साक्षात्कार होता है, या पाठ्यक्रम में जब आप किसी खास प्रकार के सिलेबस में एडमिशन लेते हैं तो वहां भी आपका इंटरव्यू होता है। तो वो बिल्कुल अलग टाइप के इंटरव्यू होते हैं, बहुत प्रकार के इंटरव्यूज होते हैं, साक्षात्कार होते हैं। यहाँ पर जो साक्षात्कार है एक प्रकार से व्यक्तिपरक साक्षात्कार है, एक विशेष व्यक्ति से रिलेटेड ये साक्षात्कार है। इसका उद्देश्य जो है साक्षात्कारदाता, जो साक्षात्कार देने वाला है, उसके निजी जीवन, उसके कामकाज, उसकी उपलब्धियां, उसकी रुचि अरुचि, उसके विचार आदि को पाठकों तक सामने लाना है। किसी भी प्रकार के साक्षात्कार के लिए पर्याप्त तैयारी करनी बहुत जरूरी होती है। उसके लिए संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है। ठीक है जी। साक्षात्कार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि साक्षात्कार देने वाले के संदर्भ में
आपने कितना शोध किया है और प्रश्न किस प्रकार से आपने बनाए हैं। तो प्रस्तुत साक्षात्कार के आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे साक्षात्कार से पहले क्या क्या तैयारियां की गई होंगी, तो आपको बता देना कि साक्षात्कार से पहले जो है, साक्षात्कार जो करने वाले हैं बिरजू जी महाराज जी के जीवन के बारे में, उनके नृत्य का जो रूप है कथक, उसके बारे में, उनके परिवार, उनके शिष्यों के योगदान के बारे में काफी गहराई से आपने अध्ययन किया होगा। उन्हें यह भी जानना पड़ेगा कि कथक के विभिन्न घराने कौन कौन से होते हैं, तभी तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं, साथ ही उनको जो साक्षात्कार करता है उसे ऐसे प्रश्न भी उनके लिए तैयार करने पड़ेंगे जो उनके बचपन से, उनके संघर्ष, उनकी उपलब्धियों, उनके विचार, उनके कला में योगदान, उनकी निजी जो व्यक्तिगत रुचियां हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उनको उजागर कर सके। सबसे जरूरी बात यह होती है कि उन्हें यह तय करना पड़ेगा कि बातचीत सम्मानजनक तरीके से हो, सहज भाव से हो और ज्ञान को बढ़ाने वाली हो। ठीक है जी, तो ये बात है। पॉइंट इसमें क्या है, अब इस साक्षात्कार में और क्या क्या प्रश्न आप जोड़ना चाहेंगे तो बता सकते हैं। यदि मैं साक्षात्कार ले रहा होता या ले रही होती तो मैं और भी कई सारे प्रश्न पूछ सकता था। यदि मैं ये साक्षात्कार ले रहा होता तो आपने जब पहली बार मंच पर प्रस्तुति दी तो कैसा अनुभव हुआ, क्या कभी किसी प्रस्तुति के दौरान कोई कठिनाई आई, आपने उसको कैसे हैंडल किया, उसको कैसे संभाला है। आज के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें कला के क्षेत्र में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपको अपनी कौन सी प्रस्तुति सबसे प्यारी लगती है और क्यों लगती है, आजकल की कथक प्रस्तुतियां जो लोग दे रहे हैं, ठीक है, उनमें आप क्या सुधार चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। तो अनेकों प्रश्नों को जोड़ा जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, गैब प्रश्न है इसमें, यह साक्षात्कार एक सुप्रसिद्ध कलाकार का है, ठीक है, पद्म विभूषण से विभूषित कलाकार का है, कोई सामान्य कलाकार नहीं है। यदि आपको किसी सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक, घरेलू सहायक, सहायिका, सहायक ऐसे साक्षात्कार लेना हो तो आपके प्रश्न किस प्रकार से होंगे, ठीक है, तो वो आप बता सकते हैं। भाई सब्जी विक्रेता से आप जो है साक्षात्कार लेना चाहते हैं उसका, तो आप कई प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं कि आप कब से ये काम कर रहे हैं, सब्जियां कहाँ से लाते हैं, सबसे ज्यादा बिकने वाली सब्जी कौन सी है, बारिश या गर्मी में आपको जो है किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार के कई प्रकार के प्रश्न आप पूछ सकते हैं। ठीक है, रिक्शा चालक का साक्षात्कार लेना हो तो आप बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप दिन भर में कितनी सवारी ढोते हैं, किस मौसम में जो है सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सबसे लंबी सवारी कहाँ तक की होती है, ठीक है, आप कितना कमा लेते हैं, कितना खाली समय मिलता है, ठीक है, आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सपने देखते हैं। अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। घरेलू सहायिका से यदि प्रश्न पूछने हो तो ठीक है, घरेलू जो नौकरानी होती है, आप कब से काम कर रही हैं, ठीक है, क्या एक दिन में कई घरों में काम करना मुश्किल होता है, आपको सबसे ज्यादा कौन सा काम करना अच्छा लगता है, घर और काम को कैसे संतुलित करती हैं, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं। ठीक है, तो अनेकों प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अगला बिंदु है इसमें सृजन। सृजन का मतलब होता है क्रिएशन। ठीक है जी, तो देख लेते हैं इसमें सृजन किस प्रकार से हमें जोड़ करके यहां तक लेकर के आया है। आपके विद्यालय में कथक नृत्य का आयोजन होने वाला है, मान लेते हैं किसी खास प्रस्तुति होने वाली है आपके विद्यालय में। अब इसमें पहला प्रश्न है क्या कि आप दर्शकों को कथक नृत्य कला के बारे में क्या क्या बताएंगे, लिखिए। तो मैं दर्शकों को कथक नृत्य कला के बारे में क्या क्या बताऊंगा वो हमको लिखना है। तो कथक भारत का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है। यह शब्द कथा से बना है जिसका अर्थ होता है कहानी। पहले यह नृत्य मंदिरों में भगवान की कथाओं को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता था नृत्य के माध्यम से। बाद में यह राज दरबारों में भी काफी लोकप्रिय हुआ। कथक में सुंदर घूमने की गतियां, भाव भंगिमाएं, हाव भाव, ताल की अद्भुत प्रस्तुति, इसमें तबले और पखावत जैसे जो वाद्य यंत्र है वो प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते हैं। कथक के 3 प्रमुख घराने हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस। बिरजू महाराज जी जैसे जो महान कलाकार हैं उन्होंने इस कला को बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाया। ठीक है जी, खैर प्रश्न है, इस कार्यक्रम की सूचना देने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ये अब जो प्रश्न है ना, ये आपके राइटिंग स्किल से संबंधित है। आपकी फाइनल एग्जाम में भी ये 5 नंबर का आता है विज्ञापन लेखन। इसको A4 साइज शीट पर लिख करके आप अलग से एक गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं। तो ठीक है जी,
लिख देंगे विद्यालय में, इसका हेडिंग बना देंगे विद्यालय में कथक नृत्य कार्यक्रम हेतु विज्ञापन। इसको सूचना भी कह देते हैं, विज्ञापन भी, विज्ञापन लेखन भी कह देते हैं, सूचना लेखन भी कह देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इसका हेडिंग बना देंगे सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन। तो फिर इसका विषय लिखेंगे कि हमारे विद्यालय में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक का आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस अवसर पर प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। तिथि बता देंगे, समय बता देंगे, स्थान बता देंगे, विद्यालय का सभागार, कार्यक्रम की विशेषताएं बता देंगे, कौन कौन सी विशेषताएं, कथक नृत्य की जो है सुंदर प्रस्तुतियां हैं, भारतीय संस्कृति की झलक है, विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक अनुभव है। ठीक है, इस प्रकार से बता करके इसका निष्कर्ष निकाल देंगे। ठीक है, बच्चों को सूचना दे देंगे कि सभी आमंत्रित करेंगे कि सभी छात्र छात्राएं, अभिभावकों एवं शिक्षकों से अनुरोध है कि समय पर उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। ठीक है, नीचे जो है लेफ्ट हैंड साइड आप आयोजक के बारे में बता सकते हैं कि कौन आयोजक है, तो सांस्कृतिक समिति, अपने विद्यालय का नाम लिख दें। तो इस प्रकार से आपका ये सूचना या विज्ञापन तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। गृह भाग इसका, यदि इस नृत्य कार्यक्रम में कोई दृष्टिबाधित दर्शक है, माने कोई अंधा है, दृष्टिबाधित माने अंधा दर्शक है, ठीक है, वो देख तो सकता नहीं, तो वह नृत्य का आनंद लेना चाहता है, तो इसके लिए विद्यालय की ओर से क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? यह बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। तो आप क्या कर सकते हैं उस एक दर्शक के बारे में, ठीक है जी, कि वो भी वंचित न रह सके इस आनंद से। तो दृष्टिबाधित दर्शक के लिए विद्यालय को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे नृत्य का आनंद ले सके। कौन कौन सी व्यवस्था? कि एक तो विवरणात्मक कमेंट्री होनी चाहिए, ठीक है ना, कमेंट्री की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे मंच, जो भी मंच पर गतिविधियां हो रही हैं, जैसे नृत्य की भाव भंगिमा, घूमना, ताल, हाव भाव आदि शब्दों का से में जो है सुंदर वर्णन उसका किया जाना चाहिए। ठीक है जी। अगला, एक प्रशिक्षित स्वयं सेवक को उनके पास बिठाकर उन्हें धीरे धीरे सब कुछ समझाते रहना चाहिए। कोई वॉलेंटियर इस प्रकार का काम कर सकता है। और तीसरा क्या कर सकते हैं कि कार्यक्रम के पहले अनेक कथक नृत्य की विशेषताओं और भावों की सामान्य जानकारी जो है एक ऑडियो के माध्यम से हम उसको दे सकते हैं, ताकि उसकी जो मनोवृत्ति है उसी प्रकार से तैयार हो जाए। और हम क्या कर सकते हैं कि इससे वे नृत्य को सुनकर के अनुभव कर पाएंगे और अपनी भागीदारी सार्थक कर पाएंगे। ठीक है जी। आज की पहेली तो देख लेते हैं। अगर नर्तक को सुरताल की समझ है तो वह जान पाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है, इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। संगीत में, ध्यान से पढ़ना भाई, ये पाठ से ही ली गई एक पंक्ति है। तो संगीत में लय को प्रदर्शित करने के लिए ताल का सहारा लिया जाता है। किसी भी गीत की पंक्तियों में लगने वाले समय को मात्राओं द्वारा ठीक उसी प्रकार मापा जाता है जैसे दैनिक जीवन में व्यतीत हो रहे समय को हम सेकंड के द्वारा मापते हैं, ऐसे ही संगीत में मात्राओं के द्वारा मापा जाता है। ताल जो है, ताल कई मात्रा समूहों का संयुक्त रूप होता है। संगीत के समय को मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रा ही होती है। हम स्वर और व्यंजन को भी मात्रा से ही मापते हैं। ठीक है, जैसे हम स्वरों को देखते हैं कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, 1 मात्रा का समय लगे तो ह्रस्व, 2 मात्रा का समय लगे तो दीर्घ, 3 मात्रा का समय लगे तो प्लुत। ठीक है, और ताल जो है वो भी कई मात्राओं का एक संयुक्त रूप होता है। जिस तरह घंटे में मिनट और मिनट के अंदर सेकंड होते हैं और सेकंड के अंदर माइक्रो सेकंड होते हैं, उसी तरह ताल में मात्राएं होती हैं। आज हम आपके लिए ताल से जुड़ी हुई कुछ अनोखी पहेलियां लेकर के आए हैं। एक विद्यार्थी ने अपनी डायरी में अपने विद्यालय के किसी एक दिन का उल्लेख किया है। उस उल्लेख में संगीत के कुछ तालों के नाम हैं। आप उन तालों के नाम ढूंढिए। ठीक है, बहुत ही रोचक एक्टिविटी है, ध्यान से देखिए भाई। तो ढूंढ लेते हैं। कल हमारे विद्यालय में संगीत और नृत्य सभा का आयोजन हुआ था। उसमें 1-2 नहीं बल्कि 4-4 कलाकार आए थे। उन कलाकारों में से एक का नाम रूपक और दूसरे का नाम लक्ष्मी था। शेष 2 कलाकारों के नाम पता नहीं चल पाए। वे दोनों जब अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर आए तो दर्शकों से पूछने लगे, तिलवाड़ा, दादरा या झूमरा। ठीक है, अब दर्शक बोले तीनों में से कोई नहीं, हमें दीपचंदी और कहरवा पसंद है। अब देखिए इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, तिलवाड़ा, दादरा, झूमरा, दीपचंदी, कहरवा। तो दर्शकों की यह बात सुनते ही कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति आरंभ कर दी। अब नीचे दी गई कुछ पहेलियां हैं और उन पहेलियां जो है वो पहेली में से संगीत की उन तालों के नाम ढूंढ कर लिखने हैं। तो ठीक है, हमने यहां पर आपके लिए उत्तर ढूंढ दिया है। तो पहला कौन सा है भाई? पहला है रूपक,
दूसरा है कहरवा, तीसरा लक्ष्मी, तिलवाड़ा, झूमरा, दीपचंदी और दादरा। इस प्रकार से सीरियल में आप ये नाम नोट कर सकते हैं। अगला है जी झरोखे से, यानी कि नृत्य की छटाएं। देख लेते हैं भाई नृत्य की छटाएं क्या है। बिरजू जी महाराज जी ने भारत के विभिन्न राज्यों के शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया। आइए इनके बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। हाँ, यूपीएससी तक जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जनरल नॉलेज इससे आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के बारे में आपको बताना है, तो इसके ऊपर आप जो है एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और भरतनाट्यम A4 साइज सीट पर भरतनाट्यम का एक तस्वीर चिपका करके दूसरी तरफ जो है A4 साइज सीट पर आप जो है भरतनाट्यम के बारे में 4 या 5 पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। तो अपनी अपनी ग्रुप में एक्टिविटी इस प्रकार से कक्षा में बांट करके आप कर सकते हैं। भरतनाट्यम यह नृत्य विधा का एक सर्वाधिक प्राचीन रूप है। इसका नाम भरत मुनि और नाट्यम दोनों शब्दों से मिलकर के बना है। कुछ विद्वान भरत शब्द को राग, ताल और भाव से जोड़ते हैं। यह इस नृत्य विधा की उत्पत्ति का संबंध तमिलनाडु में मंदिरों में हुआ, और मंदिर तमिलनाडु के जो मंदिर हैं वहां पर नर्तकों की जो एकल नृत्य प्रस्तुति है, ठीक है, वो है सादिर, उसको सादिर कहा जाता है। तो वही इसका ओरिजिन मानी जाती है, वहीं से जो है मतलब भरतनाट्यम से ही वो निकला है। आगे चलते हैं कथकली। कथकली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रसिद्ध जो है कला है दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत का एक राज्य है, उस राज्य के मंदिरों में रामायण और महाभारत की कहानियां प्रस्तुत करने वाली दो लोक नाट्य परंपराएं हैं। एक है रामानाट्यम और दूसरी है कृष्णानाट्यम। ये कथकली के उद्भव स्रोत माने जाते हैं। यह संगीत, नृत्य और नाटक का एक अद्भुत संयोजन है, मिला जुला रूप है, ठीक है। सुप्रसिद्ध मलयाली कवि हुए एक वी.एन. मेनन। वी.एन. मेनन के द्वारा राजा मुकुंद के संरक्षण में इसका प्रचार प्रसार हुआ और यह नृत्य पुरुष मंडली द्वारा किया जाता था। यद्यपि आजकल इसमें लड़कियां भी खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। इसमें जो है महाकाव्यों, रामायण, पुराणों आदि की जो वो है कथाएं हैं, उनको नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भोहों का संचालन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला है भाई कथक। कथक के रूप में तो हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं, ब्रजभूमि की रासलीला से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है ना। कथक एक पारंपरिक नृत्य विधा है। कथक का नाम कथिक से लिया गया है, कथा से इसका कथिक शब्द निकला है, जिसे कथावाचक भी कहते हैं। ये कथिक महाकाव्यों के पदों, महाकाव्य माने रामायण और महाभारत या पुराण आदि, उसके जो छंद हैं उनको संगीत और भाव भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। और विभिन्न जो घराने हैं उनमें इसका विकास हुआ। जुगलबंदी कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण है, जिसमें तबला वादक और नृत्य के बीच एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है, ठीक है जी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी के बारे में आप बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी नृत्य जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक पारंपरिक शैली है। कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुति प्रार्थना से आरंभ होती है, ठीक है। तत्पश्चात नृत्य अभिनय को प्रस्तुत किया जाता है और नृत्य प्रस्तुति के साथ साथ कर्नाटक संगीत की संगत इसमें दी जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य का समापन तरंगम प्रस्तुति के पश्चात होता है। अगला है मणिपुरी नृत्यम। मणिपुरी नृत्यम जो है वो पौराणिक आख्यान, जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार मणिपुरी नृत्य का स्रोत भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव और पार्वती का जो देवीय नृत्य है उससे इसका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। इस राज्य के प्रमुख त्योहार, खास त्योहार है जिसका नाम है लाई हरोबा। लाई हरोबा में इस नृत्य को करने का प्रचलन है और सामान्य रूप से नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है, यद्यपि इसमें आजकल पुरुष भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, ठीक है। उनमें चेहरे की अभिव्यक्तियां और हाव भाव, पैरों की गतिविधियां ये काफी महत्वपूर्ण होती हैं। अगला है जी ओडिसी नृत्य। तो नाट्य शास्त्र में उल्लिखित सोदा नृत्य आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना हो तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। सोदा नृत्य में ओडिसी नृत्य का जो ओडिसी नृत्य रूप को लिया जाता है। कुछ भाव मुद्राएं भरतनाट्यम से भी मिलती जुलती हैं। इस नृत्य रूप का मुख्य आकर्षण होता है क्या? त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा का मतलब है शरीर का 3 मोड़ वाला रूप, जिसको भगवान कृष्ण को आपने देखा होगा खड़े होकर के बंसी लेकर के, उनका शरीर 3 जगह से मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो नृत्य के दौरान शरीर का निचला हिस्सा काफी सीमा तक स्थिर रहता है और धड़ लय ताल के साथ जो है उसमें गति करता है। अगला है जी मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भारत के 8 शास्त्रीय
नृत्यों में से एक है मोहिनीअट्टम। इसका उद्भव जो है केरल राज्य से हुआ और विशेषकर घुमावदार और कोमल भाव वाले जो आंगिक अभिनय है उन वो इसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है। इस नृत्य के अंतर्गत अभिनय अभिनय माने एक्टिंग पर विशेष बल दिया जाता है और इस नृत्य शैली में मुख की अभिव्यक्ति और हाथ की मुद्राओं को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। नर्तकियां जो है वो पारंपरिक पोशाकें पहनती हैं जिसे मुंडू कहा जाता है। पारंपरिक रूप से मोहिनीअट्टम केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है जबकि कथकली केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। हालांकि आजकल इस प्रकार की बातें जो है वो नहीं रही हैं, सब मिलजुल कर करते हैं इसमें स्त्री भी और पुरुष भी। ठीक है जी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ा। अब इसमें अगला पोर्शन है साजिश समझ। तो साजिश समझ जो है ये जो सारी चीजें हैं ये भारत के एक नक्शा और भारत के एक मैप है, उसमें आपको ये भरनी है। ठीक है। अपने शास्त्रीय नृत्यों को कौन कौन से राज्य में आपको एक मैप लेना है, आप अपनी उस एक्टिविटी के तहत इसको कर सकते हैं। भारत का जो राजनीतिक मैप है उसमें आप दिखा सकते हैं कि किस स्टेट से संबंधित कौन सा क्या है नृत्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, काफी उपयोगी आपको लगा होगा। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के शानदार वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। ठीक है। लिखित नोट्स यानी कि रिटर्न जो नोट्स हैं, लिखित अध्ययन सामग्री है, उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलने वाला है वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल.blogspot.com। वहां पर जरूर विजिट करें, पूरा जो रिटर्न आपको मटेरियल है वहां उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे जो है अगले शानदार वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।